नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखते हैं बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2000 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बाल विकास से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल विकास से तात्पर्य है कि बालक बालिकाओं दोनों का विकास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? अपनी क्षुधा शांत करता है, या फिर पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है, या फिर प्यार प्राप्त करता है, या नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा जो है माँ का दूध पी कर के पौष्टिक आहार, निरोगता प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, एक दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में है। वह प्राय दूसरे बच्चों से अनायास उलझकर उनकी चीज़ें तोड़ता है। आप इस प्रकार के बच्चों के व्यवहार को संयत कैसे करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा समानता के व्यवहार को संयत करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, या फिर मैकडूगल को, या स्किनर को? तो इसका सही उत्तर है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं और इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, या माइकल ने, या फिर वाइगोत्स्की ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। प्रश्न नंबर 6, अभिप्रेरणा शिक्षक का महापथ है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? तो अभिप्रेरणा शिक्षक का महापथ है, इस कथन से तात्पर्य है कि अभिप्रेरणा शिक्षण की सुग्राह्यता के लिए उर्वर भूमि तैयार करता है। प्रश्न नंबर 7, दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्रिय अत्यधिक तीव्र होती है? हंसना, बोलना, स्पर्श करना, या फिर सूंघना? तो दृष्टिहीन बच्चों में जो इंद्रिय अत्यधिक तीव्र होती है वो होती है स्पर्श करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर कोहलर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने। प्रश्न नंबर 9, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य, श्रेष्ठ, या फिर क्षीण बुद्धि का? तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है कि 130 से अधिक जो बच्चा, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभाशाली है बच्चा।
और जिसकी 121 से 130 के बीच है बुद्धि लब्धि, उसे प्रखर बुद्धि का बच्चा माना जाता है, प्रखर बुद्धि का बच्चा। ठीक है। 111 से 120 की बात करें, 111 से 120 के बीच जो बुद्धि लब्धि होती है वो तीव्र बुद्धि बच्चा होता है। और 91 से 110 के बीच का जो जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है। 81 से 90 के बीच में बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं मंद बुद्धि बालक। और 71 से 71 से 80 के बीच में जो होते हैं वो अल्प बुद्धि होते हैं। और 71 से जो कम होते हैं वो जड़ बुद्धि बालक होते हैं। ये टर्मन ने अपना बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि 90 से 100 के बीच में जो बच्चा होता है वो सामान्य बुद्धि का बालक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो नियम सीखने के जो नियम दिए वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और इसमें जो सही उत्तर है वो है तनाव का नियम, ये सीखने का नियम नहीं है। प्रश्न नंबर 11, छोटे बच्चों की रुचि किस प्रकार के परिवेश में होती है? पारिवारिक, पड़ोसी, स्कूली या फिर कार्टूनों का परिवेश? तो छोटे बच्चों की रुचि जो होती है वो पारिवारिक परिवेश में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, गणित संबंधी समस्या कहलाती है डिस्फेजिया, अफेजिया, डिस्प्रेक्सिया या फिर डिसकैलकुलिया? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि जो गणित से संबंधित होते हैं तो वो गणित में जो समस्याएं होती हैं उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, CCE में कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था है? 2, 3, 4 या 6? तो CCE में जो फॉर्मेट असेसमेंट की व्यवस्था है वो है ऑप्शन नंबर सी 4। प्रश्न नंबर 14, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालना होता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IQ, और ऊपर IQ निकालेंगे तो क्या कहेंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। इसका फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। प्रश्न नंबर 15, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? बाल साहित्य का, खेल का, वातावरण का या राष्ट्रीयता का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल का। प्रश्न नंबर 16, बालक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो बालक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बालक का जो मुख्य स्थान होता है वो होता है बालक का ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
दो विधियों का प्रयोग किया जाता है छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए। वो दो विधियां होती हैं वैयक्तिक संपर्क विधि और दूसरी होती है सामूहिक विधि। प्रश्न नंबर 18, क्रोध व भय प्रकार हैं? अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या फिर मूल प्रवृत्ति का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोध व भय प्रकार हैं, संवेग हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। प्रश्न नंबर 20, 10 वर्ष के राहुल की मानसिक आयु 11 है, 11 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि MA बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। अब देखो इसकी 10 वर्ष के राहुल की मानसिक आयु 11 है, तो हम क्या करेंगे 11 बटे और वो जो उसकी वास्तविक आयु कितनी है 10 गुणा में 100। अब इससे कर 10 से 100 काट देंगे, 10 बार जाएगा और 10 का गुणा 11 में करेंगे तो आ जाएगा 110। तो राहुल की जो बुद्धि लब्धि है IQ है वो 110 है। प्रश्न नंबर 21, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? क्रीचनर ने, युंग ने, सेल्डन ने, स्पेंजर ने? तो युंग ने किया है, ये स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार? तो ध्यान को एकाग्र केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वो होती है रुचि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता? तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास की अभिवृद्धि को कहते हैं अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, वृद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक पाया गया है। अगला प्रश्न है 25 कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो श्यामपट्ट होता है वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुकराती पद्धति जो है वो विज्ञान पद्धति के शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। प्रश्न नंबर 27, बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में अंक लिखने के लिए, बच्चों की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसे कितनी प्रभावित है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्थानांतर देने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की रुचि जानने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन जो आवश्यक है वो है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की जो शिक्षण प्रक्रिया है वह कितनी प्रभावी है, इसलिए हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न नंबर 29, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो किंडरगार्टन पद्धति का
प्रतिपादन किया है? फ्रोवेल ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रक्रिया निम्न में से कौन सी पद्धति है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक पद्धति। तो ये थे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।